नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर फिर बना पर्यटन का स्वर्ग। 2022 में 6 लाख के मुकाबले रिकॉर्ड 22 लाख पर्यटकों ने की कश्मीर की सैर। आतंकवाद की घटनाओं में आई कमी, पत्थरबाजी एकदम रुकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर बड़ा बयान, दोनों देशों के बीच स्थिति को बताया तनावपूर्ण। एलएसी पर एक तरफा बदलाव की कोशिशों को बताया वजह। रूस ने यूक्रेनी हमले का 24 घंटों के भीतर लिया बदला। 63 सैनिकों की मौत के बदले दोनेत्स्क में अलग अलग जगहों पर हमले कर मारे 90 यूक्रेनी सैनिक। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की करी तारीफ, कहा भारत में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दिख रहे हैं सकारात्मक लक्षण। डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को भी सराहा। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का शानदार आगाज। पहले T20 के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 2 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दृढ़ता के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर जो आतंकवादी हॉटस्पॉट हुआ करता था, अब पर्यटक का हॉटस्पॉट बन गया है। पहले हर साल यहां अधिकतम 6 लाख पर्यटक आया करते थे, जबकि इस साल अब तक 22 लाख पर्यटक आ चुके हैं। पर्यटकों की यह संख्या पिछले उच्चतम से लगभग 4 गुना अधिक है। मंगलवार को जारी गृह मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2022 में ये बातें कही गई। साथ ही केंद्र शासित राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने के आंकड़े भी पेश किए गए, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर में 2018 में आतंकी घटनाओं की संख्या जहां 417 थी, वहीं 2021 में ये संख्या घटकर 229 रह गई। वर्ष 2018 में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या 91 थी, लेकिन 2021 में ये संख्या घटकर 42 रह गई। साथ ही इस दौरान जम्मू कश्मीर में पथराव की एक भी घटना नहीं हुई। वर्षांत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने से हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए की 63 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम हो चुका है और 4,287 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने सीमा मुद्दों पर भारत के साथ समझौते का पालन नहीं किया है। एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने एलएसी पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की और इसी वजह से दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF को इंटरव्यू के दौरान कही। इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल नहीं रखने को लेकर समझौते हुए हैं। हालांकि चीन ने उन समझौते का पालन नहीं किया और यही वजह है कि हमारे बीच वर्तमान में तनावपूर्ण स्थिति है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा ढंग से नहीं बदलने का समझौता भी था, जिसे चीन ने एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। The concern is that we had agreements with China not to mass forces in our border areas, and they have not observed those agreements, which is why we have the currently tense situation that we do. We had an agreement not to unilaterally change the line of control, which they have tried to unilaterally do that. So there is, I think, an issue, a perception that we have, which derives directly from our experiences. विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर तेल के दाम बढ़ाने का आरोप लगाते हुए दोहराया कि यूरोप ने भारत के मुकाबले रूस से 6 गुना अधिक तेल आयात किया है।
विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों ने मध्य पूर्व के तेल को अपने यहां लेने की कोशिश की और इस क्रम में दाम बढ़े, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों के सामने रूस से तेल लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियना में एक थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान ये सब बातें कहीं। We have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने दौरे के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी से मुलाकात की और वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, यूक्रेन संकट, हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा G20 की भारत की अध्यक्षता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा मंगलवार को पूरी कर ली। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की अध्यक्षता में होने जा रही G20 की बैठक की प्राथमिकताओं से उन्हें अवगत भी करवाया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय उनके उत्तराधिकारी बने थे। इस बातचीत के दौरान पारंपरिक हित के कई विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता का संरक्षण, ऊर्जा संक्रमण के वित्त पोषण के लिए अभिनव समाधान शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर चार्ल्स तृतीय की रुचि और इन मुद्दों की वकालत के लिए उनकी प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के प्रचार सहित G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताओं के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। परीक्षा पे चर्चा 2023 का आयोजन 27 जनवरी को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया था। इसके बाद से हर साल वो छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करने के बावजूद किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अगुवाई वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित पाबंदियों के अलावा किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई अतिरिक्त पाबंदी लागू नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का प्रयोग राज्य के अलावा अन्य व्यवस्था के खिलाफ भी किया जा सकता है। यह फैसला इस सवाल पर आया कि क्या किसी जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। और बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह हल्का कोहरा छाने की वजह से दृश्यता घट गई, जिससे सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाने का पूर्वानुमान लगाया है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लिए अलर्ट भी जारी किया है। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप रहा और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे
दर्ज किया गया। इस दौरान दोनों राज्यों के अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में सबसे ठंडा स्थान भटिंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 5.8 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 4.8 डिग्री सेल्सियस, पठानकोट में 6.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सिरसा में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी और धुंध से राजस्थान के अनेक इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। फतेहपुर सीकरी में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में पारा जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे होने के बावजूद क्षेत्र में शीत लहर से हल्की राहत मिली। श्रीनगर में तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उससे एक रात पहले ये 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे था। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगांव में न्यूनतम तापमान 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने क्षेत्र में आगामी दिनों में शुष्क मौसम की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते 6 जनवरी से लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला और मंडी में बारिश के साथ हिमपात की संभावना दर्शाई गई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संसद टीवी। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. Foreign policy matters more than ever before in our interdependent, globalized world. And to get an in-depth analysis of all that is happening in India's external relations, tune into Diplomatic Dispatch. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sansad Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान आज वो राजस्थान के पाली में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मंगलवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी। मंगलवार को संसद की लोक लेखा समिति की उप समिति की बैठक हुई। इसमें कैग प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न विषयों पर ऑडिट की ओर से जानकारी दी गई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। सेना की इंजीनियर कोर की कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में 15,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित कुमार चौकी में 3 महीनों के लिए तैनात किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में किसी महिला सेना अधिकारी की ये अपनी तरह की पहली तैनाती है। सर्वोच्च न्यायालय शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर उसकी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का निर्देश देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चौधरी चंद्र कुमार नए विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री का ये पहला विधानसभा सत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें जिलाधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि हर तरह के धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता। इस वर्ष के लिए घोषित प्रतिष्ठित
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 21 विशिष्ट जनों को दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी के बीच भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजित किया जाएगा। विजेताओं में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा की करीबी दोस्त रीना विनोद पुष्कर्णा भी शामिल है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैदराबाद विश्वविद्यालय आज से 6 जनवरी तक इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। द इंडियन इकोनॉमेट्री सोसाइटी 1960 में पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है। इसमें पूरे भारत और विदेशों से 2000 से अधिक सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के देशों की आज स्टॉकहोम में बैठक होगी, जिसमें चीन से आने वाले यात्रियों के लिए एक संयुक्त प्रतिक्रिया और देश में बढ़ते कोविड मामलों की चिंता पर चर्चा की जाएगी। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन नेता केविन मैककार्थी पहले राउंड की बैलेट वोटिंग में नैन्सी पेलोसी की जगह स्पीकर का चुनाव जीतने में असफल रहे। वो पेलोसी का स्थान लेने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं हासिल कर पाए। इस तरह सदन में स्पीकर के चुनाव के लिए एक सदी में पहली बार दूसरे राउंड की बैलेट वोटिंग होगी। केविन मैककार्थी 100 वर्ष में पहले से नेता बन गए हैं जो पहले राउंड की बैलेट वोटिंग में स्पीकर पद सुरक्षित नहीं कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया से रिपब्लिकन सांसद केविन मैककार्थी को मंगलवार को ही पहले राउंड की वोटिंग में 19 वोट मिल पाए। रूस ने यूक्रेनी हमले में मारे गए अपने 63 सैनिकों की मौत का बदला लेते हुए डोनेस्क में अलग अलग जगहों पर 90 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। रूसी वायुसेना ने बताया कि सबसे ज्यादा 90 यूक्रेनी क्रायनोज, पेट्रोवस्कोए, नेवेल्स्कोए और जार्जीयेवका और पोवेडा पर हुए हमलों में मारे गए। इसके अलावा जोलोथायानीवा और नोवोदोनेस्को में 30 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया। इसके अलावा शेष यूक्रेनी सैनिकों को खार्किव में ढेर करने का दावा भी रूस ने किया है। रूस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन के हमले में उसके 63 सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि यूक्रेन ने रूस में 400 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। कोरोना का SARS-CoV-2 वायरस मस्तिष्क सहित पूरे शरीर में फैलता है और लगभग 8 महीने तक रहता भी है। कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के ऊतकों के नमूनों के विश्लेषण में इसका खुलासा हुआ है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कोविड से मारे गए मरीजों के किए गए पोस्टमार्टम के नमूनों का परीक्षण किया। इस दौरान 11 संक्रमितों में मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र के व्यापक नमूने लिए गए। जांच में यह भी पता चला कि किसी को भी कोविड-19 का टीका नहीं लगा था। परीक्षण के दौरान 38 रोगियों के खून में प्लाज्मा ने SARS-CoV-2 के संक्रमण की पुष्टि की है। इनमें 3 संक्रमित ऐसे थे जिन्हें प्लाज्मा चढ़ाया गया था। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य यानी कि RSFSR के सर्वोच्च सोवियत के पूर्व अध्यक्ष रुसलान खासबुलेतोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दास ने चेचन्या से स्टेट ड्यूमा की एक सदस्य शमसेल सरलिएव के हवाले से जानकारी दी है कि सरलिएव ने कहा है रुसलान खासबुलेतोव का मॉस्को के पास उनके कंट्री हाउस में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 5 जनवरी को रोजनी में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। चालू विपणन वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश का चीनी उत्पादन 3.69% बढ़कर 120.7 लाख टन हो गया है। ये जानकारी दी है उद्योग निकाय के भारतीय चीनी मिल संघ ने। विश्व के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में से एक भारत में चीनी का उत्पादन पिछले विपणन वर्ष की समान अवधि में 116.4 लाख टन हुआ था।
इस्मा ने विपणन वर्ष 2022-23 में 365 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो विपणन वर्ष 2021-22 के 358 लाख टन की तुलना में 2% की वृद्धि को दर्शा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने मंगलवार को भारत में डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि भारत में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सकारात्मक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक वृद्धि को तेज करने में क्लाउड और कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की भूमिका को काफ़ी अहम बताया। नडेला ने भारत मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट फ्यूचर रेडी लीडरशिप सम्मेलन में कहा कि 2025 तक ज़्यादातर एप्लीकेशन क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचे पर बनाए जाएंगे और लगभग 90% डिजिटल कार्यभार क्लाउड आधारित मंच पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में तकनीक सक्षम भारत को लेकर विचार साझा किए। बता दें कि नडेला 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हुए हैं। बिजली का कारोबार करने वाले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का दिसंबर के महीने में कुल व्यापार 1 साल पहले की तुलना में 7% गिरकर 854.2 करोड़ यूनिट पर आ गया है। IEX ने मंगलवार को बयान में कहा कि बिजली की औसत वर्तमान कीमत अधिक होने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का कम कारोबार होने से दिसंबर में उसके कुल कारोबार में गिरावट आई है। हालांकि नवंबर 2022 की तुलना में दिसंबर में उसके कारोबार की मात्रा 9% बढ़ी है। दिसंबर 2021 में इसका कुल कारोबार 903.5 करोड़ यूनिट रहा था। इसके साथ ही IEX पर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कुल 24.2 अरब यूनिट का कारोबार हुआ है। और अब खेल जगत की बड़ी खबरें। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आगाज शानदार हुआ। पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 रनों से हरा दिया। मैच में हार जीत का फैसला आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर हुआ। श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज अक्षर पटेल ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जीत का टारगेट पूरा नहीं करने दिया। टीम इंडिया की 165 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन ही बना सकी। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देश में विमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसी के मद्देनजर BCCI ने मंगलवार को महिला इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में टीमों के स्वामित्व और संचालन के लिए इच्छुक पार्टियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की। IPL की संचालन समिति एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से महिला इंडियन प्रीमियर लीग में एक टीम के स्वामित्व और संचालन का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बोली आमंत्रित करती है। महिला IPL का पहला सीजन पुरुष IPL से ठीक पहले 3 से 26 मार्च तक होने की संभावना है। इसके बाद पुरुषों के IPL का आयोजन किया जाएगा। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ITTF विश्व रैंकिंग में 3 स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ 35वीं रैंकिंग पर पहुंच गई है। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने नवंबर में एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को उसका अब तक का पहला पदक दिलवाया था। बैंकॉक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के दौरान मनिका ने जापान की दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी हिना हयात और चीन की दुनिया की 7वें नंबर के खिलाड़ी चेन शिंगटोंग को हराया था। मनिका को इस प्रदर्शन से 175 रैंकिंग अंक मिले, जिससे वो रैंकिंग में आगे बढ़ने में सफल रही। मनिका अब दोहा में विश्व चैंपियनशिप के एशियाई क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। वो इसी महीने दोहा में WTT कंटेंडर और फिर अगले महीने गोवा में WTT स्टार कंटेंडर में हिस्सा लेने वाली हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 4 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 4 जनवरी साल 1809 को लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के कुप्रे में हुआ। वे फ्रांस के शिक्षाविद और शोधकर्ता थे, जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली विकसित की। बाद में यह पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुई।
इस वजह से लुई ब्रेल दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों के पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई 8 वर्ष की आयु में ही पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। उनके जीते जी शिक्षाविदों द्वारा उनकी ब्रेल पद्धति को अस्वीकार किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने उनके ब्रेल लिपि की सराहना करते हुए इसे स्वीकार किया। भारत सरकार ने साल 2009 में लुई ब्रेल की जयंती पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 4 जनवरी साल 1958 को सर एडमंड हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। साल 1912 में कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने दक्षिणी ध्रुव का सफल अभियान किया था। इससे पूर्व साल 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। न्यूजीलैंड के रहने वाले हिलेरी और उनकी टीम ने दक्षिणी ध्रुव पर खराब मौसम में लगभग 113 किलोमीटर की यात्रा तय की। हिलेरी और उनकी टीम ने अपनी यात्रा के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इस सफल अभियान से लौटने के बाद हिलेरी को ब्रिटेन में नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया।